मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि सी शंकरन नायर ने जो कुछ भी उछल कूद मचाई होगी उससे मिला क्या, प्राप्त क्या हुआ? क्या जनरल डायर को मृत्युदंड मिला? क्या उसको एक दिन की भी जेल की सजा मिली? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान एक छोटा सा बालक जिसका नाम था शेर सिंह, उस लड़के ने प्रण लिया कि जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे जनरल डायर को समाप्त करके ही दम लेना है। और 13 मार्च 1940 के दिन उसने कैक्शन हॉल में घुस करके जनरल डायर को गोलियों से भून दिया था। नाम बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं और उनके पर फिल्में भी बन जाती हैं, लेकिन सच्चाई कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर ये वीडियो आपकी भावनाओं को आहत करती है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा कम देशभक्त हूँ, तो आपकी भावनाएं इसी प्रकार से आहत होती रहनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई फिल्मों से काफी अलग होती है। कई बार फिल्मों के द्वारा गद्दारों को भी देशभक्त बनाकर पेश कर दिया जाता है। तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने एक व्यक्ति के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं, तकरीबन 4 अध्यक्ष, वो किस प्रकार से अंग्रेजों के बहुत बड़े गुलाम रहे हैं, किस प्रकार से उनको नाइटहुड सर की उपाधि प्राप्त हुई है। और नाइटहुड या सर की उपाधि उनको दी जाती है जो ब्रिटिश हुकूमत के सबसे अच्छे और सबसे बड़े चाटुकार या गुलाम हुआ करते थे, जो लोग हिंदुस्तान की आवाम को सबसे ज्यादा सताने में या फिर अंग्रेजी हुकूमत को प्रेज करने में सबसे ऊपर या सबसे आगे रहा करते थे, उन लोगों को सर की उपाधि मिलती थी। ये वीडियो मेरा फोकस था उस टाइम पर कि किस प्रकार से कांग्रेस हमेशा कहती है कि आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित उसी कांग्रेस पार्टी के 4 अध्यक्षों को सर की उपाधि दी गई। और सर की उपाधि को मैं अपमानजनक क्यों मानता हूं? क्योंकि जिस समय पर नाइटहुड या सर की उपाधि मिलती है, उस समय पर व्यक्ति को अंग्रेजी हुकूमत, वहां की रानी के सामने घुटनों के बल बैठना पड़ता है और वो हल्का सा प्रहार करते हैं अपनी तलवार से इनकी गर्दन के ऊपर। फोटोज और वीडियोस के माध्यम से आप इसको समझ भी सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने नतमस्तक होकर घुटनों पर टिकने के बाद आपको नाइटहुड की उपाधि प्राप्त होती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था सी शंकरन नायर का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सी शंकरन नायर का। सी शंकरन नायर वही व्यक्ति है जिनके ऊपर अक्षय कुमार केसरी 2 फिल्म बना रहा है। अब आपको ये चीज बड़ी अटपटी भी लग सकती है और अक्षय कुमार के फैन क्लब नाराज भी हो सकते हैं कि भाई वो तो बहुत बड़ा आदमी था, उसके बारे में तुम ये क्या बताने जा रहे हो। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो कल प्रीमियर देख करके आए हैं और जिन्होंने कहा कि फिल्म बहुत जबरदस्त है, वो भी नाराज हो सकते हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि सी शंकरन नायर ने जो कुछ भी उछल कूद मचाई होगी उससे मिला क्या, प्राप्त क्या हुआ? क्या जनरल डायर को मृत्युदंड मिला? क्या उसको एक दिन की भी जेल की सजा मिली? तो ये बंदर वाली उछल कूद किस काम आई? आखिरकार उसके घर में घुस करके एक बच्चा जिसने कि अपने पूरे जीवन के अंदर केवल और केवल तकलीफें झेली और अंततोगत्वा उसके घर में घुसकर उसको गोली मारी, वो था सरदार उधम सिंह। वो सरदार उधम सिंह जिसको इस प्रकार के किसी भी सर या नाइटहुड या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कभी एक तिल्ली भर तक का भी योगदान नहीं दिया था। नाम बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं और उनके पर फिल्में भी बन जाती हैं, लेकिन सच्चाई कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। 11 जुलाई 1857 को केरल प्रांत में पैदा हुए सी शंकरन नायर 40 साल की उम्र में ही अमरावती अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो 1857 के गदर को कुकर की तरह, एक प्रेशर कुकर की तरह बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन करती है, और इसके अध्यक्ष एक मत से चुने जाते हैं हमारे सी शंकरन नायर जी। सी शंकरन नायर जी ने सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद में पता है क्या किया था? डोमेनियन स्टेटस की मांग कर दी थी। डोमेनियन स्टेटस यानी कि आधा राज हिंदुस्तानियों का और आधा राज अंग्रेजों का, यानी वो मिलजुल करके हिंदुस्तान पर राज करें। यहां गद्दियों पर बैठे दिखाई दें काले अंग्रेज, लेकिन असल में वो कठपुतलियां हो गोरे अंग्रेजों की, जो अपने तार हिलाएं तो काले अंग्रेजों के हाथ पांव हिले, जुबान हिले, अन्यथा वो पूरी तरीके से एक पुतला बन करके रह जाएं। इस डोमेनियन स्टेटस की मांग वो अपने अंतिम समय तक करते रहे।
अध्यक्ष पद से उतरने के बाद 1904 में इनको कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर बनाया गया। अब आप जरा सोचिए कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने कितने जबरदस्त जबरदस्त काम किए होंगे कि इनको कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर बना दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत इनसे बहुत ज्यादा खुश थी। 1908 आते आते इनको मद्रास हाई कोर्ट का जज भी बना दिया गया, अर्थात अंग्रेजी हुकूमत इनसे और भी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और जैसे हर 4 साल के बाद में एक वर्ल्ड कप आता है, वैसे ही 1908 के 4 साल के बाद में 1912 भी आता है और उस समय पर उनको अंग्रेजों का सबसे प्रिय तमगा पहनाया जाता है, वो होता है नाइटहुड का। नाइटहुड यानी कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा गुलाम। ये कौन बनता है? सी शंकरन नायर जी। और प्रोसेस को आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी महाराजा या महारानी के सामने घुटनों के बल बैठ करके, सिर झुका करके, उनके हाथ से तलवार का हल्का सा प्रहार अपनी गर्दन पर लगवाना पड़ता है। इस मोहर के बाद ही आपको नाइटहुड की उपाधि मिलती है। यदि हम नायर जी की पूरी जीवनी को पढ़ें तो हमें कहीं पर भी ऐसा कोई ड्रामा नहीं मिलता जिसमें कि उन्होंने कोर्ट के अंदर जा करके डायर को ऐसा कह दिया हो कि योर एम्पायर इज श्रिंकिंग, या फिर फक यू कह दिया हो, या फिर एक तरफ तो जनरल डायर कटघरे में बैठे हुए हों और वहां पर सामने नायर साहब अपनी दलीलें पेश कर रहे हों। हाँ, इतना जरूर है कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसमें ना केवल रविंद्रनाथ टैगोर या अन्य लोगों ने सर की उपाधि छोड़ दी थी, साथ ही साथ नायर जी ने भी वो उपाधि छोड़ी थी। लेकिन जिस तरीके का ड्रामा क्रिएट करके फिल्म में दिखाया जा रहा है वो हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। बाकी ये तो सब चीजें फिल्म देखने के बाद ही पता लगेंगी। इतिहास में जहां पर भी कुछ भी दर्ज है वहां ये दर्ज है कि नायर ने जनरल डायर का विरोध किया था। उन्होंने इस पूरे के पूरे हत्याकांड की कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा की थी, भर्त्सना की थी, आलोचना की थी। लेकिन जिस तरीके का कोर्ट रूम ड्रामा हमारे सामने पेश किए जाने की बात हो रही है वो हमने आज तक नहीं सुना था। वो सब चीजें हमें फिल्म देखने के बाद पता पड़ेंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिसको कि अंग्रेजों के द्वारा उपाधियों से भर दिया गया, उस व्यक्ति के नाम पर एक फैब्रिकेटेड कहानी देख करके ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान एक छोटा सा बालक जिसका नाम था शेर सिंह, उस लड़के ने प्रण लिया कि जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे जनरल डायर को समाप्त करके ही दम लेना है। और 13 मार्च 1940 के दिन उसने कैक्शन हॉल में घुस करके जनरल डायर को गोलियों से भून दिया था। लेकिन उस बच्चे के लिए कहानी इतनी आसान नहीं थी। उसके पग पग के ऊपर इतनी कठिनतम परीक्षाएं थी कि उसके बारे में हम आज की तारीख में इमेजिन तक नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने कभी लंदन नहीं देखा, जिसने कभी डायर नहीं देखा, जिसने कभी अंग्रेजी हुकूमत की ताकत नहीं देखी, और उसने 1947 से पहले, यानी कि जिस समय पर अंग्रेज यहाँ पर काबिज थे, जिस समय पर वो सर्वाधिक ताकतवर थे, क्योंकि उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ नहीं हुआ था, ऐसे समय में वो अंग्रेजों के गढ़ में घुस करके जनरल डायर की हत्या कर देता है। लेकिन आज उसका परिवार किन स्थितियों में है, किन परिस्थितियों में है, हम और आप भी नहीं जानते। बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि उनके परिवार के लोग आज मजदूरी करते हैं, ईंटें ढोते हैं। हमने कई बार न्यूज़ में पढ़ा, कई बार हमने समाचारों में ये बात देखी भी है। दूसरी तरफ नायर साहब हैं जो ना केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ना केवल वो मद्रास हाई कोर्ट के जज रहे, और आज भी उनके परिवार के पास में अत्याधुनिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम ऐसे लोगों को प्रेज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास में कहानियां हैं, बड़ा सा बॉलीवुड है और सभी की जीवनियों को बनाने के लिए कृत संकल्पित अक्षय कुमार नाम का एक एक्टर है। अक्षय कुमार की केसरी फिल्म मैंने देखी है। उसके दाढ़ी के नाम पर लटकती हुई झालर जिस प्रकार से दर्शकों के साथ में धोखा करती है, वो साफ साफ और खरी खरी चीटिंग है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना लिखने वाले मनोज मुंतसिर के साथ में चीटिंग हुई थी। ये चीटिंग भी एक लालच से ही शुरू हुई थी कि जहां एक तरफ रणदीप हुड्डा अपनी दाढ़ी और अपने सर के बाल एक्चुअली बढ़ाते बढ़ाते रह गए, दूसरी तरफ अक्षय कुमार और धर्मा प्रोडक्शन ने
इसी कहानी को चुरा करके दाढ़ी के स्थान पर एक कपड़े की काली झालर टांग करके पूरी फिल्म ही कंप्लीट कर दी और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पर इस फिल्म को बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिए थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी राष्ट्रभक्ति बेच करके लोगों का शायद उल्लू गांठा जाएगा। मेरी सी शंकरन नायर जी के साथ में कोई सहानुभूति या कोई अनुभूति मैच नहीं करती है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस मामले में हीरो मानता हूं और वो है सरदार उधम सिंह, जिनके ऊपर फिल्म बनाई थी विक्की कौशल ने। फिल्म बहुत अच्छी है, देखने लायक है, OTT या YouTube पर भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप उस फिल्म को जरूर देखिएगा। बाकी इस फिल्म को देखने के बाद में क्या रिव्यूज होंगे वो हमें देख करके पता लगेगा, लेकिन जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बयान कर दी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपकी भावनाओं को आहत करती है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा कम देशभक्त हूं, तो आपकी भावनाएं इसी प्रकार से आहत होती रहनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई फिल्मों से काफ़ी अलग होती है। कई बार फिल्मों के द्वारा गद्दारों को भी देशभक्त बनाकर पेश कर दिया जाता है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।